हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मिता द स्माइल पर। आज का सेशन हिंदी के कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ आया है, तो आप सेशन को ज़रूर ज्वाइन करिए और आप इनके क्वेश्चन ज़रूर लगाइए। आपको एग्ज़ाम में इसी पैटर्न पर पेपर आने वाला है, आपके एग्ज़ाम इसी पैटर्न पर आने वाला है, तो आप इनको बिल्कुल भी स्किप मत करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। और आपको जो भी क्वेरी हो आपकी, आप वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट के थ्रू, तो मैं आपकी वो क्वेरी पूरी करने की कोशिश करूँगी। और आपको जो भी डाउट हो वो भी बताइएगा, तो वो भी मैं क्लियर करूँगी। तो आज के जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको अटेम्प्ट करिए और बताइए कि आपसे कितने क्वेश्चन बने हैं, आपके कितने नंबर आए हैं आज के सेशन में। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तो बने रहिए मेरे चैनल स्मिता द स्माइल पर। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए हिंदी के आज कुछ नए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं और जो एग्ज़ाम में आने वाले पैटर्न पर ही बेस्ड हैं, तो आप लोग इनको सॉल्व करिए और बताइए कि आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्श्व व्यंजन का उदाहरण है। पार्श्व व्यंजन का एग्जाम्पल बताना है, कौन सा है, शा, सा, ला या फिर रा। बताना है पार्श्व व्यंजन का एग्जाम्पल कौन सा है, जिसको पार्श्विक व्यंजन भी संस्कृत में बोलते हैं और पास व्यंजन भी बोला जाता है। जैसे कि मैं लिख देती हूँ, पार्श्विक या फिर पास, इसको उर्दू में बोलते हैं। पास व्यंजन भी उसी को बोलते हैं। तो बताना है कि जो पार्श्व व्यंजन है उसका एग्जाम्पल क्या है। तो जो ला है ना, ये ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ला व्यंजन, जिसमें ला को जो टंग जीव होती है वो मसूड़ों से होकर वायु निकालती है, तो पार्श्विक व्यंजन ला बन जाता है। तो यहाँ पे पार्श्विक व्यंजन ला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिए, पंक्ति में कारक है। ध्यान से सुनिए, पंक्ति में कौन सा कारक है। अपादान कारक, संप्रदान कारक, करण कारक, अधिकरण कारक। बताना है आपको कौन सा कारक है। तो जो विभक्ति और कारक दिए जाते हैं उनमें से इसमें पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनिए। तो देखिए, अपादान और करण दो कारक हैं जिनमें से विभक्ति आती है। तो यहाँ पे जो से विभक्ति दिया गया है, तो इन दो ऑप्शन में आती है, अपादान और करण में, दोनों में से विभक्ति आती है। पर यहाँ पर जो अपादान है वहाँ अलगाव का बोध होता है, अलगाव यानी अलग होने का भाव प्रकट होता है, और करण में साथ रहने का भाव प्रकट होता है। तो अलगाव वाला भाग जो रहता है, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिर गए, यानी पेड़ से गिर गए, हिमालय से नदी निकली तो निकल चुकी है, तो वो भी अलग होने का भाव आ जाएगा। तो इस तरीके से जो अलग होने का भाव रहता है, आंखों से आंसू गिर गए, तो वो इस तरीके के जो अलगाव के भाव रहते हैं, तो ये इसमें अपादान कारक होगा। यहाँ पर आ रहा है ध्यान से सुनिए, तो यानी सुनना, ध्यान से सुनिए, इसमें कोई अलगाव का यानी अलग होने का भाव नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर करण कारक होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो संप्रदान है, इसमें को के लिए विभक्ति आएगी, अधिकरण में मैं पर विभक्ति का प्रयोग होगा, तो ये कारक होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत है। असंगत को छांटना है। इसमें कौन सा, मतलब जिसका जोड़ा सही नहीं है उसको बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन है जिसका जोड़ा सही नहीं है। तो इसमें मिठाइयों के नाम जातिवाचक संज्ञा है क्या,
जो मिठाइयों के नाम दिए जाते हैं जैसे कि लड्डू, पेड़ा, बर्फ़ी, बालूशाही, तो ये चीज़ें एक पर्सनल नाम रहता है जिनको मतलब एक जातिगत नाम रहते हैं। इनकी मिठाइयों की कई वैरायटी होती हैं तो इनको जातिवाचक संज्ञा में ही रखेंगे। यह वह कोई कुछ आगत सर्वनाम है क्या? तो यह वह कोई कुछ, जी हाँ, आगत सर्वनाम में ही आते हैं। और 5.5 सवा 2 गणनावाचक विशेषण है क्या? तो जो गणनावाचक विशेषण है उसमें पूर्ण संख्या रहती है। ये यहाँ पे ये सवा 2, 5.5 ये पूर्ण संख्या नहीं है, अधूरी है, तो इसमें नहीं आएंगे ये गणनावाचक में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा। खाना, पीटना, पढ़ना ये सब क्रिया ही हैं, तो ये भी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आंसर ऑप्शन सी आएगा जो असंगत है, मतलब जिसका मिलान सही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी प्रत्यय का उदाहरण है। विदेशी प्रत्यय का उदाहरण आपको बताना है। कौन सा उदाहरण है जिसमें विदेशी प्रत्यय का यूज़ किया गया है, यानी जो दूसरे देश से रिलेटेड है, अपने देश या देशज नहीं है। कि ठकुराइन, सौंदर्य, वत्स्य, कारीगर। तो देखिए ठकुराइन में ठाकुर प्लस आइन प्रत्यय है, सौंदर्य में सुंदर प्लस या प्रत्यय है, और वत्स में प्लस या प्रत्यय है। कारीगर में ही है एक ऐसा ऑप्शन जिसमें विदेशी प्रत्यय का यूज़ किया गया है। कारी प्लस गर, कारीगर। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कहीं पानी बरसा होगा, पंक्ति में काल बताना है। कौन सा काल है इस पंक्ति में? कहीं पानी बरसा होगा, यानी होगा संदिग्ध है तो संदिग्ध माना जाएगा। ये तो क्लियर है। ऑप्शन ए वर्तमान काल, ऑप्शन बी संदिग्ध वर्तमान काल, ऑप्शन सी संदिग्ध भूतकाल, और ऑप्शन डी संभाव्य भविष्यत काल। तो बताना है कि कौन सा काल है इसमें। तो यहाँ पे हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल, क्योंकि पानी वर्षा होगा कहीं पे, यानी वर्षा मतलब होगा भी हो गया, और यहाँ पे संदिग्ध यानी संभावना है। इसमें कन्फ्यूज़न है, क्लियरिटी नहीं है कि वर्षा ही है, तो ये संदिग्ध भूतकाल में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। पर्दा किस भाषा का शब्द है? बताना है पर्दा किस भाषा का शब्द है। अरबी, उर्दू, संस्कृत या फिर फारसी। तो ये जो पर्दा शब्द दिया गया है वो फारसी भाषा का है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और जो उर्दू शब्द है वो तुर्की भाषा का है। उर्दू भी एक तुर्की भाषी शब्द है, तो जो पर्दा है वो फारसी, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तर्क संगत विकल्प कौन सा है? तर्क संगत विकल्प का चयन करना है। पुरस्कार में विसर्ग संधि है, वज्र देह में विशेषणवाचक कर्मधारय समास है, और सच्चरित्र में उपसर्ग और व्यंजन संधि है, लड़ाई तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। देखिए पुरस्कार में पुरः धनकार बनता है तो विसर्ग संधि है, पर इसमें अपवाद है, अपवाद में आता है ये, इसलिए इसको संधि में नहीं गिनेंगे। ये वर्ड अपवाद में आता है, इसलिए इसको संधि में नहीं गिनेंगे। वज्र देह में विशेषणवाचक कर्मधारय समास है, तो जो वज्र देह है इसमें विशेषणवाचक कर्मधारय समास है कि नहीं ये बताना है आपको। तो मैं बताती हूँ आपको क्या है कि तो सच्चरित्र यहाँ पे थे अपन, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, सॉरी उसके लिए। सच्चरित्र में उपसर्ग और व्यंजन संधि है,
तो जी हाँ, सच्चरित्र में उपसर्ग भी लगा है। चरित्र में सा जोड़ने पर सच्चरित्र और व्यंजन संधि है सत प्लस चरित्र, तो शत उपसर्ग लगा है इसमें और चरित्र इसका मेन शब्द है, तो सच्चरित्र हो गया और सत प्लस चरित्र व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समास के पदों में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है? विशेषण और विशेष्य, तो वज्र के विशेषण और विशेष्य, ये देखिए फ्रेंड्स, इसका मैं थोड़ा सा बताना भूल गई थी कि जो वज्र देह है उसमें वज्र के समान देह यानी विशेषण विशेष्य नहीं, ये उपमेय उपमान का कर्मधारय समास माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तुलना की गई है वज्र से तुलना की गई है देह की। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे विशेषण विशेष और उपमेय उपमान का जो संबंध होता है वो कर्मधारय समास में होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कर्मधारय समास होता है जिसके पदों में उपमेय उपमान और विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, और जो कर्मधारय समास और द्विगु समास है ये दोनों ही समास तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। तो वैसे इनको अलग अलग भी पढ़ते हैं, बाकी अगर साथ में पढ़ें तो ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कर्मधारय समास हो जाएगा। फ्रेंड्स, हिंदी के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं ये, तो आप ज़रूर सॉल्व करिएगा और बताइएगा कि आपको कितने नंबर आए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके वीडियो पर एक लाइक से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलने से और भी मेहनत करने का मन करता है। तो जैसे कि आपकी कोई तारीफ़ करेगा तो आपको और भी कोई चाहे काम की तारीफ़ करे या पढ़ाई की, तो और भी अच्छे से मन करता है करने का, क्योंकि ये लगने लगता है कि अगर आप इतने काम से बहुत खुश हैं तो मैं आपके लिए और भी मेहनत करूँगी। इसी तरीके से हम लोगों को भी अगर आप लाइक दे देते हैं तो लगता है कि आपको सेशन पसंद आ रहा है और इसी तरीके की और भी मेहनत करने का मन करता है। तो आप लाइक देना बिल्कुल भी मत भूलिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल पर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप प्रैक्टिस कर पाएँ, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और आपकी अगर एडमिट कार्ड आ गए हों, मेरे अकॉर्डिंग आ जाने चाहिए आपके एडमिट कार्ड, क्योंकि आज 4 तारीख हो गई है और 7 से शायद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो अगर आपके आ गए हैं तो आपको बताना है कि फर्स्ट शिफ्ट में किसका एग्ज़ाम है, मैसेज करके ज़रूर बताना है। और जिसका भी एग्ज़ाम है वो अगर मैसेज करेंगे तो मैं उनके लिए कुछ स्पेशल बताने की कोशिश करूँगी। तो आप ज़रूर बताइए कि आपका कौन से लोग हैं जो वीडियो को देख रहे हैं उनका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और नए क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों के लिए एक शब्द क्या होगा? मतलब कि जो अनेक शब्दों की एक शब्द है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। जैसे कि अनेक शब्द हो गए, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, उसके लिए एक शब्द बताना है आपको, उसको क्या कहते हैं एक शब्द में? अजान बाहु, समबाहु, अग्रबाहु, अनजान बाहु। तो बताना है कि जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसको क्या कहेंगे एक शब्द में। इसका जो उत्तर है वो होगा अजान बाहु। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसको अजान बाहु कहेंगे। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो हट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश और अंश का अर्थ बताइए। जो 2 वैरायटी से अंश लिखा हुआ है उन दोनों का अर्थ बताना है। तो क्या होगा? कंधा या संख्या, कंधा या भाग, भाग या कंधा, अंश या हर। अब ये मान लीजिए आपको पता भी हो कि कंधा या भाग इसका ऑप्शन होगा। जैसे कि एक का अर्थ है कंधा और एक का अर्थ है भाग या हिस्सा। एक का अर्थ है भाग या फिर हिस्सा।
ठीक है, पर आप कंफ्यूज हैं कि किस अंश का अर्थ कंधा है, किस अंश का अर्थ भाग है, तो आपका ये क्वेश्चन गलत होने का चांस रहेगा, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं। कंधा और भाग, भाग और कंधा दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किस अंश का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर जो अंश ये दिया गया है इसका अर्थ है भाग या हिस्सा, और ये जो अंश कंधा है इसका इस अंश का मतलब है। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा आपको। तो जो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले जो अंश दिया गया है वो उसका यानी जो दंतव्य शाह है उसके उस अंश का भाग, उसका अर्थ होगा कंधा और इसका अर्थ होगा भाग। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द जो हमेशा बहुवचन होता है उसके बारे में बताना है आपको कि वह कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में होता है, यानी एक वचन और बहुवचन वचन से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया गया है। तो प्रातः, प्राण, लड़का, किताब बताना है कौन सा हमेशा बहुवचन में रहेगा। तो जो प्राण है वो हमेशा बहुवचन में रहता है। तो प्राण, प्राण, आंसू, बाल, ये चीज़ें हमेशा बहुवचन में आती हैं, तो इनको एकदम से रट लेना है कि ये जो दो तीन चीज़ें हैं उनको बहुवचन ही होता है, उनका एक वचन नहीं बनता है, वो हमेशा बहुवचन में ही होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी प्राण हो जाएगा। नैसर्गिक एवं जंगम शब्दों के उचित विलोम क्या हैं ये बताना है आपको। जो नैसर्गिक वर्ड दिया गया है और जंगम, इसके विलोम शब्द बताना है। तो ये विलोम शब्द से यानी ऑपोजिट वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि कौन सा नैसर्गिक का विलोम होगा, कौन सा जंगम का। तो देखिए जंगम का विलोम स्थावर होता है और नैसर्गिक का कृत्रिम होता है। इसमें ऑप्शन दिए गया है ऑप्शन ए नूतन और चेतन, जी नहीं। कृत्रिम और स्थावर यही ऑप्शन होगा। पौरस्त्य और तृप्त, कृत्रिम और लाघव नहीं, ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर होगा। कृत्रिम और स्थावर ये दोनों ही जंगम का स्थावर हो जाएगा और नैसर्गिक का कृत्रिम हो जाएगा विलोम शब्द। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य को आपको छांटना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। पढ़ने में आलस्य करना ठीक नहीं है, ये मैंने पहले ही बता दिया कि यही अशुद्ध है, क्योंकि पढ़ने में आलस करना यहाँ पे लिखना भूल गए हैं। आलस ठीक नहीं है, सीधा सीधा लिख दिया है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही वर्ड इसका अशुद्ध है। बाकी यह आप पर निर्भर है, ये सही है। आज बजट पर बहस होगी, ये भी सही है। राम ने सांप देखा और भाग गया, ये भी सही है। अशुद्ध वाक्य यही है कि पढ़ने में आलस करना ठीक नहीं है, यहाँ पे करना भूल गए हैं, तो ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आँख का पर्यायवाची है। आँख का पर्यायवाची आपको बताना है क्या है। अम्बक, अतुल, अनोखा, कृशाणु। आँख का पर्यायवाची बताना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पर्यायवाची शब्द से यानी सिनोनिम्स से लिया गया है। तो हर एक टॉपिक से ये क्वेश्चन दिया गया है, मिक्स्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, ताकि आपको जैसा पेपर में फील होगा वैसे ही सेम इस सेट को करने में भी फील होगा। ऐसे ही मिक्स्ड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने हैं आपके, तो आप ये सेट लगाइए और बताइए कि आपको कितने नंबर आए हैं। तो जो आँख का पर्यायवाची है उसका सही अर्थ है अम्बक। अम्बक को ही आँख कहते हैं। चक्षु, नयन, लोचन ये सब आँख के ही पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो अम्बक भी इसी के पर्यायवाची में आएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? ये वर्तनी से क्वेश्चन है। शुद्ध अशुद्ध शब्द के बारे में बताना है, वर्तनी से रिलेटेड किन की वर्तनी सही है। अनुगृहीत, अनुगृहीत, अनगृहीत, अनगृहीत।
अनुग्रहित, अनुगृहीत, अनग्रहित, अनगृहीत बताना है। तो देखने में तो लगभग सभी एक जैसे लग रहे हैं और सभी सही लग रहे हैं। बाकी इनका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुगृहीत। री ऋषि की मात्रा आएगी यहाँ पे इसमें, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। कौन सा सही है निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद? निः धन कपट, निस धन कपट, नि धन कपट, निस धन कपट। यानी ये वाला श आएगा या फिर ये वाला श आएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, निः धन कपट। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि विसर्ग संधि है। इस पे रकार आएगी, संधि है, विसर्ग संधि है, जिसमें ये विसर्ग लगे रहते हैं उसमें विसर्ग संधि होता ही है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, निः धन कपट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर किस भाषा की रचना है बताना है। अवधी में लिखी गई है, बुंदेली में, या ब्रज भाषा में, या फिर छत्तीसगढ़ी में। तो बताना है जो सूरसागर है वो किस भाषा में लिखी गई रचना है। तो सूरसागर सूरदास द्वारा लिखी गई है। सूरसागर, सूरसारावली ये सूरदास द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो जो सूरसागर रचना है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रज भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? ये अलंकार से क्वेश्चन लिया गया है। तो आपको बताना है कि जो पंक्ति दी गई है, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो अलंकार इसमें उपमा है, या फिर रूपक, या उत्प्रेक्षा, या फिर श्लेष अलंकार है। तो यहाँ पर जो पंक्ति दी गई है इसमें श्लेष अलंकार है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। तो यहाँ पे श्लेष अलंकार है और इसमें पानी के अलग अलग अर्थ दिए गए हैं। यानी एक शब्द दिया गया है उसमें 3 अर्थ चिपके हुए हैं। एक जगह पानी का अर्थ मोती से लगाया गया है, एक में मानस से, एक में चून से। तो ये तीनों ही अर्थ अलग अलग, पानी के 3 जगह, तीनों ही जगह अलग अलग अर्थ लगाए गए हैं। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये फ्रेंड्स वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। कैसे लगे क्वेश्चन आप ज़रूर बताइए। कैसा आपको सेशन लगा? अगर सेशन पसंद आया है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बनता है आपका, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। इसी तरीके के नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलेंगे आप सबसे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। सेहत का बहुत ज़रूरी है ख्याल रखना, क्योंकि आपकी सेहत अच्छी रहेगी तभी आप अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे। तो आप अच्छे से खाते पीते रहिए। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो ज़रूर से अपना ध्यान रखिए, और उसके बाद प्रैक्टिस करिए। आप जब डिटेल पढ़ लेंगे उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। तो इसी तरीके के और नेक्स्ट सेशन के साथ में आपसे ज़रूर मिलेंगी। अभी के लिए टेक केयर, बाय। आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।